Hello students of class 8. Today we are going to start our chapter number 7 of your history part, that is civilizing the native educating the nation. कि बच्चों आज हम आपके हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो राष्ट्र है उसको सभ्य कैसे बनाया और कैसे वहाँ पर हमारी शिक्षा की नीतियाँ चलाई गई. स्टूडेंट्स, इस स्टूडेंट में यू विल नो अबाउट एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश रूल. आप इस चैप्टर में जो ब्रिटिश रूल से पहले की जो शिक्षा थी उसके बारे में देखोगे. ओरिएंटलिस्ट देखोगे, फिर एंग्लिसिस्ट जो उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा नीति जो उन्होंने प्रमोशन ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने किया था. उसके बाद 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, उसके बाद उन्होंने ब्रिटिश के रूल में कैसे एजुकेशन का फ्लो हुआ था. उसके बाद जो एजुकेटर्स शिक्षक जो रिफॉर्मर्स सुधारक बन गए थे, और नेशनल एजुकेशन क्या थी और साइंस की क्या ग्रोथ रही थी, ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर एजुकेशन इन प्री ब्रिटिश रूल. प्री ब्रिटिश रूल में एजुकेशन कैसी थी, यानी कि ब्रिटिश रूल आने से पहले हमारे यहाँ पर शिक्षा कैसी थी वो हम देखेंगे. अर्ली एजुकेशन इन इंडिया कॉमन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरु और प्रभु. कि पहले जो शिक्षा जो थी वो गुरु या फिर प्रभु के निर्देशन में होती थी. इनिशियली एजुकेशन वॉज ओपन टू ऑल एंड सीन एज वन ऑफ द मेथड टू अचीव मोक्ष और एनलाइटमेंट इन दोज डेज. उन दिनों जो शिक्षा जो थी वो सभी के लिए थी, और उसमें मोक्ष को पाने का वो एक तरीका था या फिर प्रकाश प्राप्ति का एक तरीका था. एज टाइम प्रोग्रेस ड्यू टू सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्सेस, द एजुकेशन वॉज इम्पार्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड द रिलेटेड ड्यूटीज दैट वन हैड टू परफॉर्म एज ए मेंबर ऑफ अ स्पेसिफिक कास्ट. फिर धीरे धीरे जैसे टाइम आगे निकलता गया तो सुपीरियरिटी जो जटिलताएँ थी उसकी वजह से जो शिक्षा जो थी अब वो कास्ट के जातिगत भेदभाव के ऊपर हो गई थी. और जो भी जिससे जिस जो काम वो करते थे लोग उसके अकॉर्डिंग एक स्पेशल कास्ट के अकॉर्डिंग किस कास्ट के मेंबर है उसके अकॉर्डिंग शिक्षा को बना दिया गया था. ब्राह्मण्स लर्नड अबाउट स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजन वाइल द क्षत्रिय वर एजुकेटेड इन द वॉरियस एस्पेक्ट ऑफ वॉरफेयर. जो ब्राह्मण होते थे वो वेद पुराण वगैरह जो धार्मिक जो होती थी वो शिक्षा लेते थे, जबकि जो क्षत्रिय होते थे वो उन्हें युद्ध के दाव पेच वगैरह और युद्ध कौशल सिखाया जाता था. द रिलीजन द वैश्य कास्ट लर्न कॉमर्स एंड अदर स्पेसिफिक वोकेशनल कोर्सेज. जो वैश्य जाति जो होती थी उन्हें व्यापार और दूसरे जो प्रोफेशनल ऐसे ट्रेनिंग वाले जो स्किल वाले जो कोर्सेज होते थे वो सिखाए जाते थे. द अदर कास्ट शुद्रास वर मोर ऑफ अ वर्किंग क्लास एंड दे वर ट्रेंड ऑन स्किल्स टू कैरी आउट दीज जॉब्स. और दूसरे जो थे लास्ट के जो अदर जो थे शुद्रास वो वर्किंग क्लास थे, तो इसलिए उन्हें जो कौशल वाले जो काम होते थे वो सिखाए जाते थे, जिस टाइप की वो काम जॉब करते थे. Why, with the advent of Islam in India, the traditional method of education increasingly came under Islamic influence. फिर जब भारत में हमारे इस्लाम आया तो जो पुराना जो शिक्षा का माध्यम था इंडिया में वो बढ़ा और फिर इस्लामिक प्रभाव उस पर दिखा. Pre-Mughal rulers such as Qutbuddin Aibak and other Muslim rulers promoted institutions which imparted religious knowledge. कि पहले जो मुग़ल रूलर जो थे, पहले के जो मुग़ल रूलर थे जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और कुछ ऐसे मुस्लिम राजा थे, तो उन्होंने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस प्रमोट किए थे जिनमें धार्मिक ज्ञान दिया जाता था. स्कॉलर्स सच as Nizamuddin Aulia and Muinuddin Chishti became prominent educators and established Islamic monasteries. कुछ ऐसे विद्वान थे जैसे कि निज़ामुद्दीन औलिया है, मोइनुद्दीन चिश्ती है, वो एक प्रोमिनेंट अच्छे शिक्षक भी थे और अच्छे गुरु भी थे, सूफ़ी थे वो, और उन्होंने इस्लामिक जो मोनेस्ट्रीज होती है, जो इस्लामिक जो शालाएँ होती वो बनवाई थी. देयर वर पाठशालास एंड मदरसास इन विच अ फ्यू स्टूडेंट वर टॉट बाय देयर टीचर्स. कुछ पाठशालाएँ थी और मदरसा थे जहाँ पर कुछ बच्चों को उनके गुरुओं के द्वारा सिखाया जाता था. देयर वर नो प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, कोई भी बुक नहीं थी. देयर वर नो फिक्स्ड करिकुला एंड द टीचर्स टॉट वॉट एवर दे कंसिडर्ड बेस्ट फॉर देयर स्टूडेंट. कोई भी ऐसा फिक्स ऐसा ड्यूरेशन नहीं था कि फिक्स चीज़ें नहीं थी कि बच्चों को उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर्स क्या सिखाएंगे. देयर वॉज नो सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन यानी कि मूल्यांकन का भी कोई भी सिस्टम नहीं था. Initially, British East India Company was not concerned with the development of education system because their prime motive was trading and profit making. स्टार्टिंग में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो जो एजुकेशन का जो डेवलपमेंट था उसके प्रति वो कंसर्न नहीं थी, वो उसमें उन्होंने अपनी रुचि नहीं दिखाई थी, क्योंकि
उनका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या था, अपना प्रॉफिट बनाना और व्यापार करना। To rule in India, they planned to educate a small section of upper and middle classes to create a class, Indian in blood and color, but English in taste, who would act as interpreters between the government and the masses. कि जब फिर इंडिया पर रूल करने लगे तो उन्होंने एक ऐसी शिक्षा का प्लान किया जिसमें उन्होंने एक छोटे सेक्शन बना दिया अपर क्लास का और मिडिल क्लास का, और उनके बीच में से एक क्लास निकाल दिया जिसमें क्या था कि जिनका खून और कलर तो भारतीय था, लेकिन वो थे कैसे, इंग्लिश के जैसे, अंग्रेज़ों के जैसे, और वो गवर्नमेंट और जो दूसरी जो जनता थी उनके बीच में एक कड़ी का काम कर रहे थे। इंटरप्रेटर्स यानी बीच में कड़ी का काम करना, लिंक का काम करना। Englishmen like Henry Thomas, Colebrooke and Nathaniel Held were also busy discovering the ancient Indian heritage, mastering Indian language and translating Sanskrit and Persian works into English. कुछ जैसे अंग्रेज थे, जैसे हेनरी थॉमस है, कोलब्रुक है, नेथनियल हेल्ड है, वो अब जो पुरानी जो भारतीय सभ्यता थी, पूरा जो लैंग्वेजेस थी भारतीय, उनका ट्रांसलेशन और संस्कृत और पर्शियन का ट्रांसलेशन इंग्लिश में करने में बिजी थे। Together with them, Jones founded the Asiatic Society of Bengal and started a journal called Asiatic Researches. इन्हीं के साथ साथ जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी और उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था, एशियाटिक रिसर्चेस। अब देखो द ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट कौन होते हैं? एन ओरिएंटलिस्ट इज समवन फ्रॉम द वेस्ट हु स्टडीज द लैंग्वेज, कल्चर, हिस्ट्री और कस्टम ऑफ कंट्रीज इन ईस्टर्न एशिया। ओरिएंटलिस्ट वो होता था जो वेस्ट की तरफ से आया था और वो जो लैंग्वेज है, कल्चर है, इतिहास है, जो परंपराएं हैं, वो ईस्टर्न एशिया की जो कंट्री है उन सब की स्टडी करता था, उनकी भाषाएं, साहित्य, कल्चर, इतिहास, उन सब की स्टडी करता था। उनको ओरिएंटलिस्ट कहा गया। सर विलियम जोन्स वॉज एन इंग्लिश फिलोलॉजिस्ट, ओरिएंटलिस्ट एंड ज्यूरिस्ट। सर विलियम जोन्स जो थे वो एक अंग्रेज फिलोलॉजिस्ट थे, ओरिएंटलिस्ट थे और ज्यूरिस्ट थे। While serving as a judge of the High Court in Calcutta, he became a student of ancient India. वो जब कलकत्ता के हाई कोर्ट के जज थे तब वो एंशियंट जो इंडिया है उसके एक स्टूडेंट बन गए थे। He studied ancient Indian texts on different subjects and translated many of them. उन्होंने बहुत सारे पुराने जो भारतीय साहित्य था उनको स्टडी किया था और उनको ट्रांसलेट भी, उनका अनुवाद भी किया था। He believed it would help the British to know about Indians, and Indians would also know about their own history and rediscover their lost heritage. उनका ये विश्वास था कि इसकी हेल्प से अंग्रेज़ों को भारतीयों के बारे में पता चलेगा और भारतीयों को अपने इतिहास के बारे में फिर से पता चलेगा और वो अपनी खोई हुई जो सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्ता है उसको फिर से प्राप्त करेंगे। अब द रिपोर्ट ऑफ विलियम एडम। विलियम एडम की रिपोर्ट। In the 1830s, William Adam, a Scottish missionary, toured the district of Bengal and Bihar. 1830s में विलियम एडम जो एक स्कॉटिश मिशनरी था उसने बंगाल बिहार के डिस्ट्रिक्ट में टूर किया था, यात्रा की थी। He had been asked by the company to report on the progress of education in vernacular schools. जो वर्नाक्यूलर स्कूल्स थे, वहाँ के जो पुराने जो स्कूल्स थे उनकी प्रोग्रेस के बारे में कंपनी ने उनसे रिपोर्ट करने के लिए कहा था। द रिपोर्ट एडम प्रोड्यूस इज इंटरेस्टिंग। एडम की जो रिपोर्ट थी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। एडम फाउंड दैट देयर वर ओवर 1 लाख पाठशालाज इन बंगाल एंड बिहार। एडम ने देखा कि बंगाल और बिहार में कुल मिलाकर लगभग 1 लाख पाठशालाएँ हैं। दीज वर स्मॉल इंस्टीट्यूशन विथ नो मोर देन 20 स्टूडेंट्स। ये छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें 20 स्टूडेंट्स से ज़्यादा नहीं थे। बट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन being taught in these पाठशालास was considered over 20 lakh. लेकिन अगर सारे को मिलाकर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखा जाए तो लगभग 20 लाख जो पाठशालाओं में 20 लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे। These institutions were set up by wealthy people or the local community. ये जो पाठशालाएं थी ये या तो कुछ जो अमीर लोग थे उन्होंने बनवाई थी या फिर वहाँ पर जो वहाँ का जो लोकल समाज था उन्होंने बनवाई थी। एट टाइम्स दे वर स्टार्टेड बाय अ टीचर, और वो गुरु के द्वारा स्टार्ट की गई थी। द सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज फ्लेक्सिबल। जो शिक्षा का जो सिस्टम था वो फ्लेक्सिबल था, मतलब लचीला था। फ्यू थिंग्स दैट यू एसोसिएटेड विद स्कूल्स टुडे वर प्रेजेंट इन द पाठशालास एट द टाइम। कुछ चीज़ें जो आज भी स्कूल्स में होती है वो
उस टाइम की पाठशाला में भी थी। देयर वर नो फिक्स फी, नो प्रिंटेड बुक्स, नो सेपरेट स्कूल बिल्डिंग्स, नो बेंचेस और चेयर्स, नो ब्लैकबोर्ड्स, नो सिस्टम ऑफ सेपरेट क्लासेस, नो रोल कॉल रजिस्टर्स, नो एनुअल एग्जामिनेशंस एंड नो रेगुलर टाइम टेबल। कि इन पाठशालाओं में ना कोई फिक्स फीस थी, ना कोई इनका शुल्क था फिक्स, ना कोई प्रिंटेड बुक्स थी, ना अलग अलग स्कूल बिल्डिंग्स थी, ना बैठने के लिए चेयर बेंचेस थी, ना ब्लैक बोर्ड थे, ना अलग अलग क्लासें थी, ना ही जैसे अभी रोल नंबर वाइज रजिस्टर होते हैं वो रजिस्टर्स थे, ना कोई एनुअल एग्जामिनेशंस होता था, है ना, और ना ही कोई रेगुलर टाइम टेबल था। इन सम प्लेसेस क्लासेस वर हेल्ड अंडर अ बनियान ट्री, इन अदर प्लेसेस इन द कॉर्नर ऑफ अ विलेज शॉप और टेम्पल और एट द गुरुज होम। कभी किसी किन्हीं जगहों पर क्लासेस जो होती वो एक बनियान यानी बरगद के पेड़ के नीचे होती थी, कहीं कहीं पर जो थी वो कॉर्नर ऑफ विलेज शॉप और टेम्पल, मंदिर के किसी कोने में या विलेज के किसी शॉप के कोने में, और कभी कभी जो शिक्षक होते थे उनके घर पे होती थी। फी डिपेंडेंट ऑन द इनकम ऑफ पेरेंट्स, द रिच हैड टू पे मोर देन द पुअर, टीचिंग वॉज ओरल एंड द गुरु डिसाइडेड व्हाट टू टीच इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द स्टूडेंट। कि जो फीस होती थी वो पेरेंट्स की जितनी इनकम होती थी उसके अकॉर्डिंग डिसाइडेड होती थी। जो अमीर होते थे उन्हें ज़्यादा देना पड़ता था, गरीब को कम देना पड़ता था। टीचिंग जो होती थी वो ओरली होती थी। गुरु डिसाइड करते थे कि उनको क्या सिखाया जाना है और स्टूडेंट को किसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। स्टूडेंट्स वर नॉट सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट क्लासेस, ऑल ऑफ देम सेट टुगेदर इन वन प्लेस। बच्चों को अलग अलग क्लासेस में सेपरेट नहीं किया जाता था, सभी को एक ही जगह बैठना होता था। द गुरु इंटरेक्टेड सेपरेटली विद ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन विथ डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। गुरु जो होता था वो सेपरेटली अलग अलग जो ग्रुप्स होते थे बच्चों के उनके साथ इंटरेक्ट करता था, बातचीत करते थे, अलग अलग जिस लेवल पर वो सीख रहे होते। Adam discovered that this flexible system was suited to local needs. एडम ने देखा कि ये जो फ्लेक्सिबल एजुकेशन का सिस्टम था वो वहाँ की जो लोकल नीड थी उसको बिल्कुल सूट कर रहा था, मतलब उसके अकॉर्डिंग ही था। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो, क्लासेस वर नॉट हेल्ड ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम व्हेन रूरल चिल्ड्रन ऑफन वर्कड इन द फील्ड। जो कक्षाएं लगती थी वो जब कटाई का टाइम होता था उस टाइम नहीं लगती थी, क्योंकि उस समय जो रूरल बच्चे जो होते थे उन्हें खेतों में काम करना होता था। द पाठशाला स्टार्टेड वंस अगेन व्हेन द क्रॉप्स हैड बीन कट एंड स्टोर्ड। पाठशालाएं कब स्टार्ट होती थी? जब फसलें कट जाती और उनको स्टोर कर दिया जाता। दिस मीन दैट इवन चिल्ड्रन हैव बीन फार्मिंग। इसका मतलब ये होता था कि बच्चे भी खेती करने में हेल्प करवाते थे। ही फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784। इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करी थी 1784 में। ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस propositions that many languages sprang from a common source। वो अपने जो फेमस उनका जो propositions था जिसमें बहुत सारे लैंग्वेजेस एक ही सोर्स में आ रहे थे, उसके लिए वो फेमस हो गए थे। द एशियाटिक सोसाइटी हैड द सपोर्ट एंड encouragement ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ही डिक्लाइंड इट्स प्रेसिडेंसी। की जो एशियाटिक सोसाइटी उसको उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग्स, उनका भी सपोर्ट प्राप्त था। until John's death, it was the vehicle for his ideas about the importance of Hindu's culture and learning and about the vital role of Sanskrit in the development of Aryan languages. Indians were first admitted as member in 1829। एशियाटिक जो सोसाइटी थी उसको वॉरेन हेस्टिंग्स का सपोर्ट था, ठीक है। उसके बाद में जब जॉन की मृत्यु हुई 1791 में, तो यही एक ज़रिया था कि जिसके द्वारा हिंदू लोगों का जो कल्चर था उसकी जो इम्पोर्टेंस थी, उनकी जो शिक्षाएं थी, संस्कृत का डेवलपमेंट, आर्यन जो भाषाएं थी उसमें संस्कृत का जो रोल था, है ना, उन सब के बारे में जानने का यही एक ज़रिया था। और इंडियन जो थे सबसे पहले जो इंडियन इसमें एडमिटेड हुए थे, मेंबर बने थे, वो 1829 में बने थे। इट्स हेडक्वार्टर वर इन कोलकाता। The society owned an art collection that included paintings by Peter Paul Rubens and Joshua Reynolds। इसका जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता में था और सोसाइटी में एक आर्ट कलेक्शन था जिसमें कि पीटर पॉल रूबेंस और जोशुआ रेनॉल्ड्स की पेंटिंग्स शामिल थी। द सोसाइटीज लाइब्रेरी कंटेन्ड some 1 lakh general volumes and its Sanskrit section had more than 27,000 books।
manuscripts, prints, coins, and engravings. The Journal of the Asiatic Society of Bengal was published regularly. कि एशियाटिक सोसाइटी का जो जर्नल था वो रेगुलरली पब्लिश होता था, और ये सोसाइटी की तो जो लाइब्रेरी थी उसमें लगभग 1 लाख तो वॉल्यूम्स थे, और उसके अलावा जो संस्कृत सेक्शन था उसमें लगभग मैन्यूस्क्रिप्ट्स की और कॉइन्स और एनग्रेविंग्स और ये सब मिला के और लगभग 27,000 इसमें बुक्स थी. जोनाथन डंकन वॉज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे from 27 December 1795 until his death in 1811. कि 27 दिसंबर 1795 से 1811 तक, जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई थी, जोनाथन डंकन जो था वो बॉम्बे का गवर्नर था. He began his career in India in 1772 and in 1788 was appointed superintendent and resident at Banaras by Lord Cornwallis, where he helped stamp out the practice of infanticide. कि उसने अपना करियर 1772 में स्टार्ट किया था और उसको 1788 में सुपरिटेंडेंट अपॉइंट किया गया था बनारस में लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो रेजिडेंट था वहाँ पर, जहाँ पर उसने जो इन्फेंटिसाइड किट का जो काम था उसको स्टैम्प आउट करने में हेल्प की थी. इन 1795 he became governor of Bombay and held that post for the rest of his life. 1795 में उसको बॉम्बे के गवर्नर की पोस्ट मिल गई और फिर वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पोस्ट पर रहा. इन 1791 he started the संस्कृत कॉलेज. 1791 में उसने संस्कृत कॉलेज स्टार्ट किया बनारस में फॉर द स्टडी ऑफ हिंदू लॉ एंड फिलोसफी. ये जो यूनिवर्सिटी थी उसने हिंदू और लॉ और फिलोसफी की यूनिवर्सिटी के लिए इस्टेब्लिश की थी. इन 1958 द संस्कृत कॉलेज बिकम अ यूनिवर्सिटी एंड इन 1974 द नेम वॉज चेंज टू संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी. 1958 में ये कॉलेज यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया और 74 में इसका नाम जो था वो संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में चेंज हो गया. फिर आता है आपका द एंग्लिसिस्ट. एंग्लिसिस्ट देखेंगे. द एजुकेटर्स हु वांटेड टू प्रमोट वेस्टर्न लर्निंग थ्रू इंग्लिश मीडियम वर कॉल्ड एंग्लिटिस्ट. एंग्लिसिस्ट किसको कहा जाता था? कि वो शिक्षक जो कि पश्चिम जो शिक्षा थी उसको इंग्लिश मीडियम में सिखाना चाहते थे वो एंग्लिसिस्ट कहलाते थे. एंग्लिसिस्ट कॉल फॉर रिफॉर्म इन द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफ इंडियन सोसाइटी. एंग्लिसिस्ट को भारतीय जो समाज था उसमें और जो भारत की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसमें रिफॉर्म यानी सुधार के लिए बुलाया गया था. दे ऑल्सो कॉल फॉर इंग्लिश टू रिप्लेस पर्शियन एज द लैंग्वेज ऑफ हायर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया टू द डिसमे ऑफ ओरिएंटलिस्ट. उन्हें इंग्लिश को पर्शियन को इंग्लिश में रिप्लेस करने के लिए पर्शियन जो लैंग्वेज थी उस जो हायर एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में उसको इंग्लिश से रिप्लेस करने के लिए भी बुलाया गया था. मैनी ब्रिटिशर्स डिड नॉट एग्री विद द ओरिएंटलिस्ट विजन ऑफ लर्निंग. बहुत सारे जो अंग्रेज थे वो जो ओरिएंटलिस्ट की जो सीखने का जो विजन था उससे एग्री नहीं करते थे. दे बिलीव्ड दैट इंडियन लर्निंग वॉज अनसाइंटिफिक एंड ऑफन सपोर्टेड सुपरस्टिशंस. कि उनका ये विश्वास था कि जो भारतीय जो शिक्षा है वो अनसाइंटिफिक है, वैज्ञानिक नहीं है और वो सुपरस्टिडिटी यानी अंधविश्वास को सपोर्ट करती है. जेम्स मिल वॉज वन हु हेल्ड दिस ओपिनियन. जेम्स मिल एक था जिसने ये ओपिनियन रखा था. हिज व्यूज़ वर सपोर्टेड बाय लॉर्ड थॉमस मैकॉले. उसका जो व्यूज़ था उसको लॉर्ड थॉमस मैकॉले ने सपोर्ट किया था. ही सपोर्टेड द रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. उसने पर्शियन से इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया था. द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल एंड द ट्रेनिंग ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस एज टीचर्स. कि इंग्लिश को इंस्ट्रक्शन का मीडियम बनाया गया था सभी स्कूलों में और जो ट्रेनिंग थी इंग्लिश स्पीकिंग की इंडियन के लिए उसके लिए टीचर्स थे. ऑन द फ्लिप साइड दिस लेड टू मैकेलिज्म इन इंडिया. और इससे इंडिया में मैकेलिज्म आया था एंड द सिस्टमेटिक वाइपिंग आउट ऑफ ट्रेडिशनल एंड एंशियंट इंडियन एजुकेशन एंड वोकेशनल सिस्टम एंड साइंसेज. और उसके बाद में जो भारतीय जो प्राचीन और पारंपरिक जो एजुकेशन और वोकेशनल सिस्टम था उसको साइंस से रिप्लेस हो गया था. ही बिलीव दैट ओरिएंटल लर्निंग वॉज कम्प्लीटली इन्फीरियर टू यूरोपियन लर्निंग. कि उसका ये विश्वास था कि जो ओरिएंटल लर्निंग जो है वो
और यूरोपियन लर्निंग से बहुत पीछे है। सो वेस्टर्न लर्निंग थ्रू द मीडियम ऑफ इंग्लिश वॉज थॉट टू बी द बेस्ट ओपिनियन इंडिया। और इसीलिए जो पश्चिमी जो शिक्षा है इंग्लिश मीडियम के द्वारा वो इंडिया के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर आपका पार्ट 1 ओवर होता है। पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो।